ओके, तो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है डायनेमिक ऑफ मशीन, जिसमें हम फ्लाई व्हील से भी रिलेटेड और टर्निंग मूवमेंट से भी चीज़ें रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, इससे पहले हम 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं टोम का, और ये टोम का हमारा 4th चैप्टर है। इसके बाद 3 चैप्टर और बचेगा और हमारा थ्योरी ऑफ मशीन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको हर वीडियो में कि जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, आपको वही चीज़ बताऊँगा मैं यहाँ पे जो आज से 10 साल पहले जो पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, चीज़ें उसी से रिलेटेड पढ़ाएँगे। वैसे तो बहुत चीज़ होता है पढ़ने को, ठीक है, अब टाइम कम है अपने पास, बहुत चीज़ें कंप्लीट भी करनी है ना? तो जूनियर इंजीनियरिंग में गाइस, अगर आप 8 से 10 साल का पेपर उठाकर देखते हो, ठीक है? चाहे एसएससी का हो, चाहे आरआरबी, जेईई का हो, तो आप देखोगे ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा-थोड़ा ऊपर-ऊपर आप चीज़ों को थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बट ऊपर-ऊपर से अगर आप चीज़ों को कब पढ़ते हैं, तो आपकी काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। क्लियर है? तो गाइज़, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिटेल में पढ़ाते हुए आगे तक बढ़ूँगा, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। ठीक है? तो चलिए लेट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इनर्शियल फोर्स से रिलेटेड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और अच्छे से आपको यहाँ पे माइंड में रखना है। क्या होता है इनर्शियल फोर्स? तो गाइस, अपन न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़े थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। वहाँ भी थोड़ा बहुत इनर्शिया काम आता है, यहाँ भी हमारा इनर्शिया काम आता है। तो जो इनर्शिया फोर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है इनर्शिया फोर्स? इनर्शिया फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स विच व्हेन एक्ट्स अपॉन अ रिजिड बॉडी brings it in an equilibrium position. Okay, it is numerically equal to accelerating force in magnitude but opposite in direction. सो गाइस, इनर्शियल फोर्स वही जो आप जो जानते हो जनरली, जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो जो भी किसी रिजिड बॉडी पे जब भी कोई फोर्स एक्ट होता है, तो उसके अपोजिट में भी एक फोर्स एक्ट होता है जिसको हम लोग इनर्शियल फोर्स कहते हैं, और वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है रियल फोर्स के, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ आपको जानना नहीं है। तो इनर्शियल फोर्स जो है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में बताया गया था। तो जैसे कि फोर्स होता है, फिर टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे ही इनर्शियल टॉर्क भी इनर्शियल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का क्या काम है? डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल जो है कहता है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टुगेदर विथ द इनर्शिया फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आगे क्वेश्चन ऐसा बनेगा, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा भाई डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल ने क्या बताया था। तो तुरंत आपको माइंड में आना चाहिए डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से हमें मिलता है क्या? इनर्शिया फोर्स, ठीक है। बस गाइस, हुआ क्या था कि मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका था। प्रॉब्लम क्या आ गई कि साउंड प्रॉब्लम हो गया था, बहुत ज़्यादा साउंड प्रॉब्लम हो गया था। तो साउंड प्रॉब्लम के चक्कर में क्या मुझे दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। काफ़ी बड़ा वीडियो था, मैं देखा कि उसमें साउंड ही नहीं आया था। बहुत ज़्यादा टाइम, 1 डेढ़ घंटे का, मेरा तो 2 घंटे समझ लीजिए, 1 डेढ़ घंटे का वीडियो बनाने के लिए 2 घंटा मेरा बर्बाद होता है। और उसके बाद मैं देखा कि वीडियो में साउंड ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो, इसलिए मैं 1 डेढ़ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो बस जो चीज़ें बताया उसको ध्यान रखिए, और जो मैं वीडियो ऑलरेडी बनाया था जिसमें साउंड नहीं था, तो मैं उसको थोड़ा सा डबिंग करने का कोशिश करूँगा, और उसी तरह से आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि दोबारा मेहनत करना यार मेरे बस का तो नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखिए गाइस, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल जो है वो हमारा इनर्शियल जो फोर्स है उसके लिए होता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है बताइए फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील, ठीक है, फ्लाई व्हील किस काम में आता है? तो अगर फ्लाई व्हील किस काम में पूछता है, तो फ्लाई व्हील क्या करता है? टर्निंग मूवमेंट बताता है, ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करता है। जनरली फ्लाई व्हील जो है टर्निंग मूवमेंट के बारे में बताता है। फिर आता है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या करता है भाई? या सॉरी, गायरोस्कोप कह रहा हूँ, गवर्नर, ठीक है। गवर्नर क्या करता है हमारा? स्पीड कंट्रोल करता है, ठीक है। गवर्नर क्या करता है? स्पीड कंट्रोल करता है। तो ये तीनों गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल किस काम में आता है, कोई तो ये जो तीनों पॉइंट है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल इनर्शियल फोर्स के बारे में बात करता है, फ्लाई व्हील टर्निंग मूवमेंट के बारे में बात करता है, और गवर्नर स्पीड कंट्रोल के बारे में बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे बन जाता है। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, इस डायग्राम को देखिए अच्छी तरीके से, इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देखिए। तो गाइस, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, ये जो हमारा काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में अभी स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे। क्लियर है?
क्यों हम पढ़ रहे हैं गाइस, ये सब चीजें आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। जनरली हम पहले जो सिंग हमारा इंजन है, इंजन का हम काइनेमेटिक एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम डायनेमिक एनालिसिस करेंगे, और हम फिर आपको जाकर समझ में आएगा कि रियल में अपन ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो अपन काइनेमेटिक एनालिसिस पढ़ रहे हैं, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो सिंगल स्लाइडर की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो एक टर्निंग पेयर यहाँ है, एक टर्निंग पेयर यहाँ, और एक टर्निंग पेयर यहाँ। तो यहाँ पे 3 टर्निंग पेयर हैं और एक स्लाइडिंग पेयर है, तो 1 स्लाइडिंग पेयर। तो इसलिए ऐसे ही अगर डबल स्लाइडिंग होगा तो उसमें 2 स्लाइडिंग पेयर और 2 टर्निंग पेयर होगा। क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ सिंगल स्लाइडिंग है, इसलिए एक स्लाइडिंग पेयर और 3 टर्निंग पेयर है, दिख रहा है बहुत अच्छी तरीके से। अब आगे जैसे फॉर एग्जांपल ये इसको मैंने O दिया, दिस पॉइंट इज A, और इसको मैं मार्क कर देता हूँ B पॉइंट। ये जो पॉइंट है B, बट ये जब पिस्टन हमारा आगे की ओर जाएगा, जब ये पिस्टन यहाँ से आगे की ओर जाएगा तो हम इसको नेमिंग कर देंगे B1। क्लियर है? और जब पिस्टन हमारा पीछे की ओर जाएगा तो हम इसको नेमिंग कर देंगे B2। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो जो हमारा बी पॉइंट है ये हमारा मीन है, जहां पे पिस्टन सेंटर पे मीन, और पिस्टन हमारा मैक्सिमम यहाँ तक जा पाएगा और पिस्टन पीछे में मिनिमम हमारा यहाँ तक जाएगा। तो B1 जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट है, B2 हमारा मिनिमम पॉइंट है, और जो B है वहाँ मीन पोजीशन ऑफ पिस्टन का मीन पोजीशन है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, जब पिस्टन हमारा मूव करेगा तो ये हमारा कनेक्टिंग रॉड हो गया। ध्यान देखिए, ये हमारा ए और बी क्या है, कनेक्टिंग रॉड, इसको हम एल से डिनोट करेंगे। ए और ओ हमारा क्रैंक है, ए ओ क्या है, हमारा क्रैंक है, और क्रैंक को हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये हमारा थीटा, ये हो जाएगा क्रैंक एंगल, हॉरिजॉन्टल से बन रहा है तो क्रैंक एंगल, ये हमारा बीटा पिस्टन का एंगल। ठीक है, तो यहाँ सारे डिटेल में लिख दे रहा हूँ, क्या है, थीटा हमारा है क्रैंक एंगल। ओके, यहाँ पे एक टर्म और इंक्लूड आता है गाइस, एक टर्म ये है कि n से एक टर्म होता है n, जिसको हम ऑब्लिक्विटी रेशियो बोलते हैं। n को हम ऑब्लिक्विटी रेशियो बोलते हैं, और ये इसका होता है L अपॉन आर। ये जो L है और ये जो R है, L अपॉन आर, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन होता है किससे, 1 से। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, जो फिगर मैंने पहले आपको बनाकर दिखाया वही है, यहाँ पे P और P डैश से लिखा हुआ है। मान लीजिए पिस्टन हमारा मीन पॉइंट B पे था, और B से पिस्टन हमारा जब B1 पे जाएगा तो वहां पे x डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो ये जो पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये कितना पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है, ये x की वैल्यू क्या है। काइनेमेटिक एनालिसिस में गाइस जनरली हम यही करते हैं। ओके, तो काइनेमेटिक एनालिसिस में हम क्या करेंगे, इस पिस्टन का वेलोसिटी, पिस्टन की एक्सेलरेशन, और पिस्टन कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये जो x या B से B1 पे गया x डिस्प्लेसमेंट है, इसके बारे में ही हम काइनेमेटिक एनालिसिस करते हैं। डायनेमिक जब एनालिसिस करेंगे हम, तब हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से गाइस एक चीज समझ में हमको ये आता है कि इससे जो फॉर्मूला निकल कर आता है काइनेमेटिक एनालिसिस में, जो फॉर्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप देख सकते हो x इज इक्वल टू r। आर हमारा यहाँ पे क्या है, क्रैंक का लेंथ आर, ब्रैकेट n प्लस 1 माइनस कॉस थीटा माइनस रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, तो आप एकदम अच्छे से याद करना। जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पे आपको दी रखी है। n क्या होता है, यहाँ पे n की जो n है l अपॉन आर आपको पता है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर देखो क्रैंक लेंथ, ये हमारा है सॉरी वो कनेक्टिंग रॉड था, ये क्रैंक रेडियस। ये 3 चीज जरूरत होती है हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने, कितना पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है वो डिपेंड करता है इन्हीं तीनों चीजों पे, क्योंकि फॉर्मूला में आप देखोगे यही 3 चीज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, ये फॉर्मूला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी को अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे गाइस, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करते हो तो हम एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिल जाएगा क्या, एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। नाउ सॉरी वेलोसिटी मिल जाएगा, और जब वेलोसिटी को हम डी थीटा के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इस तरीके से पिस्टन का एक्सीलरेशन, डिस्टेंस और वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसका ये दोनों डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे गाइस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे ज्यादा कुछ इसके डेरिवेशन है वैसे तो आपको इससे ज्यादा चीजें पढ़नी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला बहुत जरूरी है, फॉर्मूला याद करना है आपको बस।
क्लियर है, फॉर्मूला की सारी वैल्यू आपको बता चुका हूँ। नाउ आगे देखते हैं। तो देखिए Vp इज इक्वल टू dx अपॉन dt होता है, हम जानते हैं, और इसको d थीटा का रिप्रेजेंट में इनटू और डिवाइड कर दें ऊपर नीचे तो इस तरीके का बन जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो हमारा dx अपॉन d थीटा है, dx अपॉन d थीटा और d थीटा अपॉन dt जो है ये हमारा ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो d थीटा अपॉन dt है, d थीटा अपॉन dt है, ये एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है। जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर में थीटा डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, तो d थीटा अपॉन टाइम को हम लिख दिए ओमेगा और dx अपॉन d थीटा को ऐसे ही लिख दिए। और पीछे अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था dx अपॉन x की वैल्यू कैलकुलेट किया था, है ना, ये x की पूरी वैल्यू देखो निकाले हमने। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, और ओमेगा एक ओमेगा यहाँ है तो ओमेगा वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे Vp जो निकलेगा वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, ये ओमेगा जो है ये रहेगा r, एक आ जाएगा r ओमेगा और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन n। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा फाइनली वेलोसिटी निकल गया। ठीक है, वेलोसिटी निकल गया। अब क्या करना है, इस वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसको dv अपॉन dt के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, तो dv अपॉन d थीटा और d थीटा अपॉन dt, तो यहाँ पे देखोगे एक्सेलरेशन dv अपॉन dt होता है ना। तो जो हमारा ये है, ये टर्म जो है d थीटा अपॉन dt, इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या होता है ओमेगा, d थीटा बाई dt क्या होता है ओमेगा, तो जो हमारा d थीटा बाई dt है ये हो जाएगा ओमेगा dv अपॉन d थीटा। ठीक है, ओमेगा, तो एक और एक्स्ट्रा ओमेगा ये आ गया ओमेगा dv अपॉन d थीटा। अब ये जो v है इसको डिफरेंशिएट कर दें dt के टर्म में। ठीक है, इसको dt के टर्म में डिफरेंशिएट कर, एक और ओमेगा यहाँ था, एक और ओमेगा पहले से यहाँ है, ये हो जाएगा r, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा साइन था तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन cos 2 थीटा अपॉन n। ठीक है, और यहाँ पे 2n होगा, इसको सुधार लेना, दिस 2n। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा n। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। जो तीन फार्मूला है, ये आपको एक डिस्प्लेसमेंट का ये जो फार्मूला दिया हुआ है, क्लियर है, आपको याद करना है। एक ये वेलोसिटी का वाला फार्मूला जो नीचे वाला है, आप कैसे निकाला हम देख सकते हो, किस तरीके से डिफरेंशिएट करके हमने वेलोसिटी निकाला, इसको डिफरेंशिएट करके उसके एक्सीलरेशन निकाला। क्लियर है, तो ये दोनों जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है किसी भी हाल में ये तीनों फॉर्मूला, क्योंकि इसके हेल्प से एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है। तो दो फॉर्मूला हमारा, एक ये दोनों हो जाएगा और एक पीछे वाला जो फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का दिखाया ये। तो पिस्टन की तीन चीजें हम निकाल लिए, पिस्टन कितना डिस्प्लेस हो रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, और इसमें थीटा क्या है, क्रैंक एंगल आर क्या है, क्रैंक का लेंथ ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, और n क्या है, n जो यहाँ पे दिख रहा है ऑब्लिक्विटी रेशियो L अपॉन R, और ये ऑलवेज 1 से बड़ा होता है। और R क्या है आपका क्रैंक लेंथ, R क्या है आपका क्रैंक लेंथ। ठीक है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, किस एंगुलर वेलोसिटी से क्रैंक रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। ओके, नाउ गाइस क्रैंक का तो हमने, पिस्टन का देख लिया डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, पिस्टन की हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, उसकी वेलोसिटी देखा, उसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लिया। जनरली डिराइव करके आता है, बट आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेरिवेशन आपको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है पहली बार। नाउ क्रैंक का तो काम हो गया, अब जो कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक जब रोटेट होगा तो कनेक्टिंग रॉड का भी मूवमेंट होता है, तो कनेक्टिंग रॉड की ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ओमेगा ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज इक्वल टू डीवी बीटा अपॉन dt, क्योंकि बीटा से डिनोट किए थे ना हमने क्रैंक एंगल, क्रैंक को थीटा से तो और इसको बीटा से, इसलिए तो साइन बीटा का यहाँ पे फॉर्मूले जो पीछे डायग्राम है, उस डायग्राम से साइन बीटा की वैल्यू आएगी साइन थीटा अपॉन n। इस तरीके से डायरेक्ट आप कनेक्टिंग रॉड की जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ओमेगा कॉस थीटा अपॉन n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, ओमेगा क्या है यहाँ पे, क्रैंक का है, यहाँ पे ओमेगा जो है क्रैंक का एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा सी आर क्या है, कनेक्टिंग रॉड का, ओमेगा सी आर कनेक्टिंग रॉड का, ओमेगा क्रैंक का। तो
ये निकल गया हमारा, वेयर एन की वैल्यू एल अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था। सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ओके, नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ये तो ओमेगा निकल गया, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू आएगी अल्फा ऑफ कनेक्टिंग रॉड, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड माइनस ओमेगा स्क्वायर एन, दिस नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड क्या आ गया हमारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन साइन थीटा, वेयर एन इज एल अपॉन आर। तो ये दो फॉर्मूला जो है आपको ये भी एक्स्ट्रा याद करना है। यहाँ जनरली आपको मैं बताऊं तो ये दोनों को आप याद करने की जरूरत नहीं है। जो पिछला जो तीन बताया ना वो बहुत, ये वीपी और एपी ये जो दोनों है ये बहुत ज्यादा पिस्टन की जो थी इंपॉर्टेंट था, बट ये दोनों है ये दोनों कोई जरूरत नहीं है। नाउ गाइस, अब हम देखने वाले हैं डायनामिक एनालिसिस। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं डायनेमिक एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डायनेमिक एनालिसिस है इसमें हम गाइस फोर्स से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। अभी तक हमने एक्स देख लिया, पिस्टन की डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखा। यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं डायनेमिक एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं, देखिए हो क्या रहा है, पिस्टन पे जो यहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो फोर्स पिस्टन पे एक्ट हो रहा है। तो जो फोर्स पिस्टन पे एक्ट हो रहा है उसको हमने एफ नेट से दिखाया। इस फोर्स की वजह से पिस्टन क्या होगा, पीछे की ओर जाएगा। इस पिस्टन से कनेक्ट है कनेक्टिंग रॉड, तो एक फोर्स कनेक्टिंग रॉड पर लगेगा, तो दिस इज एफ सी आर, कनेक्टिंग रॉड फोर्स। अब ये जो कनेक्टिंग रॉड फोर्स है ये इस तरीके से इस एंगल पे आ रहा है और इस तरीके से सीधे बाहर निकल जाएगा एफ सी आर, कनेक्टिंग ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी फोर्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड से जो फोर्स आ रहा है वो। तो कनेक्टिंग रॉड से जो फोर्स आ रहा है उनको आप रिजॉल्व करो, तो रिजॉल्व करोगे तो एक तो टेंजेंशियली रिजॉल्व होगा और एक हॉरिजॉन्टल, एक रेडियली रिजॉल्व होगा। ये जो एक टेंजेंशियली जो फोर्स है उसको एफ टी से हम लिखे हैं और जो रेडियली फोर्स है उसको एफ आर से हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियर है? तो गाइस जो रेडियल फोर्स है, ये जो रेडियल एफ आर जो है, रेडियल जो फोर्स है ये क्या करेगा, ये आपके बियरिंग शाफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, बट क्रैंक को रोटेट करने में कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ पे जो एफ टी टेंजेंशियल फोर्स है ये हेल्प करेगा क्रैंक को ओमेगा से रोटेट होने में। क्लियर है? तो एफ सी आर जो आ रहा है आगे जाकर दो पार्ट में बदल जा रहा है। एक जो फोर्स है एफ सी आर का, एक जो कंपोनेंट है वो चला जा रहा है किसमें, शाफ्ट में चला जा रहा है। ठीक है, और जो दूसरा फोर्स है वो चला जा रहा है क्या, क्रैंक को रोटेट करने में, जिससे पावर आउटपुट आपको मिलता है। तो यहाँ देखिए, तो एफ नेट जो लग रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी आर कॉस बीटा लिख सकते हैं। देयरफॉर एफ सी आर क्या है, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड, एफ सी आर क्या है, कनेक्टिंग रॉड का फोर्स विच इज एफ नेट अपॉन कॉस बीटा, लिख सकते हैं इस तरीके से ना। अब आगे देखिए, ओके तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, तो जो ये कंपोनेंट एफ टी जो कंपोनेंट ये एफ सी आर था, और देखो ये यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल ये थीटा, तो ये नीचे वाला भी थीटा, ये बीटा तो ये भी बीटा। तो एफ सी आर का जो नीचे वाला कंपोनेंट था रेडियल कंपोनेंट, इसकी वैल्यू जाएगी एफ सी आर कॉस थीटा प्लस बीटा, और उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था वो हो जाएगा एफ सी आर साइन थीटा प्लस बीटा। दो कंपोनेंट था उसको मैंने एफ सी आर को रिजोल्व करके वैल्यू भी लिख दिया। रेडियल वाला जो फोर्स है एफ आर, उसकी वैल्यू है एफ सी आर, यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, एफ आर की नीचे वैल्यू देखिए, नीचे में आकर एफ आर की जो वैल्यू यहाँ पे है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एफ आर की वैल्यू क्या है, एफ सी आर कॉस थीटा प्लस बीटा, ये बियरिंग में चला जाएगा। और दूसरा जो एफ टी है जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दैट इज एफ सी आर साइन थीटा प्लस बीटा, ये क्या करेगा, इट इज हेल्प टू रोटेट क्रैंक। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो गाइज ये जो हमारा आया है, ठीक है, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं हटा देता हूँ इसको। ओके ना, अगर यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो फोर्स तो हमारा निकल गया, इस पे जो क्रैंक पे जो फोर्स लग रहा है एफ टी, जिसका वैल्यू है एफ सी आर साइन थीटा प्लस बीटा, जो हेल्प कर रहा है क्रैंक को रोटेट करने पे, और ये क्रैंक कनेक्ट है पॉइंट ओ से, तो इसकी वजह से इसमें एक ट्विस्टिंग मूवमेंट आता है। तो वो जो टॉर्क जनरेट हो रहा है इस फोर्स की वजह से, दैट ट्विस्टिंग मूवमेंट और दैट टॉर्क विल इक्वल टू एफ टी इंटू आर। एफ टी की वजह से आ रहा है ना, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, इंटू आर, दिस इज क्रैंक लेंथ। ठीक है, तो एफ टी की वैल्यू क्या थी, यहाँ से देखो एफ टी की जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा एफ टी, इट इज एफ सी आर साइन थीटा प्लस बीटा, एफ सी आर साइन थीटा प्लस बीटा, और एफ सी आर की जो वैल्यू थी एफ नेट अपॉन कॉस बीटा, तो यहाँ पे लिख दिए एफ नेट अपॉन कॉस बीटा
साइन थीटा प्लस बीटा और इंटू ये आर जो है ये आर रह जाएगा। ट्विस्टिंग मूवमेंट का एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट इज इक्वल टू आई अल्फा। आई इज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, अल्फा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये इसमें का जो वैल्यू है, अपन ऊपर देखेंगे, ऊपर ये जो फंक्शन है साइन जो था साइन थीटा प्लस बीटा, ये फंक्शन है थीटा प्लस बीटा। तो इसमें से जो थीटा प्लस थीटा और बीटा है, थीटा जो बीटा है ये क्या है, ये टाइम का फंक्शन है, ये इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसी तरह हमारा ये जो है ट्विस्टिंग मूवमेंट, ये भी फंक्शन हो जाएगा हमारे टाइम के, हो जाएगा, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम ना, यहाँ पे बात ये जानने की जरूरत है, जो एफ टी हमारा है, ठीक है, आई अल्फा, तो यहाँ से हमको ये मिलता है ट्विस्टिंग मूवमेंट का टाइम पे डिपेंड है, बट यहाँ पे जो अल्फा आई अल्फा की जो वैल्यू है, ट्विस्टिंग मूवमेंट का जो फॉर्मूला है आई अल्फा, इसमें जो आई है वो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, बट जो अल्फा है वो हमारा टाइम का फंक्शन, क्योंकि वो तो एक्सेलरेशन है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो तो टाइम का फंक्शन ही होगा। इसकी वजह से गाइज यहाँ पे जर्क, ये जो मैंने लिखा आई नॉट इफेक्ट ऑफ टाइम और अल्फा, इसकी वजह से जर्क पैदा होता है यहाँ पे। तो इस जर्क की वजह से गाइज, ये जो जर्क है, इसी जर्क की वजह से आपकी इंजन में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, तो और इस वाइब्रेशन की वजह से आपका इंजन हो सकता है फेल। तो अब समझ में आया आपको क्यों हम पढ़ रहे थे ये चीज, क्योंकि यही फोर्स तो हमें कैलकुलेट करना था, और ये फोर्स हमारा जर्क प्रोड्यूस कर रहा है, वाइब्रेशन होगा, सिस्टम हमारा क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होने की वजह से सिस्टम जो है हमारा वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो इस सिस्टम को बचाने के लिए हम दो इंस्टेंटेनियस डिवाइसेस का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ दो, to control this vibration or this jerk we use vibrating devices, ठीक है, like we have to use instantaneous fluctuation control devices, कंट्रोल डिवाइसेस। तो इस वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस फ्लक्चुएशन कंट्रोल डिवाइस यूज करेंगे, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, ये हम एक इनसाइड द इंजन यूज करते हैं, ठीक है, इनसाइड द इंजन यूज करते हैं, और एक हम जो होता है ये जो डिवाइस है, एक हम यूज करते हैं आउटसाइड द इंजन, ठीक है। जो इनसाइड इंजन है या इसकी यहाँ पे जो डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है फ्लाईव्हील। इनसाइड इंजन जो है, इस इनसाइड इंजन के अंदर जो हम यूज करते हैं डिवाइस, इंस्टेंटेनियस फ्लक्चुएशन कंट्रोल डिवाइस, उसका नाम है फ्लाईव्हील, ठीक है। और ये फ्लाईव्हील किस पे डिपेंड करता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट को डिफाइन करता है। और जो आउटसाइड इंजन जो है, जिसपे हम इट्स नॉट अ गायरोस्कोप, सॉरी यहाँ पे मैं गायरोस्कोप लिखा, इट्स गवर्नर, ठीक है, इट्स गवर्नर, इस गायरोस्कोप को आप कट कर लीजिए, इट्स नॉट अ गायरोस्कोप, आउटसाइड में हम गवर्नर का यूज करते हैं। तो फ्लाईव्हील और गवर्नर ये दो चीज है, ठीक है, ये हम यूज करते हैं एज अ इंस्टेंटेनियस फ्लक्चुएशन कंट्रोल डिवाइस। फ्लक्चुएशन जो वाइब्रेशन होगा, इंजन फेल जो होगा, उसकी बचाने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। सो गाइस अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन भी हो रहा है, तो जो एनर्जी का फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पे, उसको हम E1 माइनस E2 से डिनोट करेंगे। इनिशियली ये मैक्सिमम एनर्जी अपॉन मिनिमम, तो E1 दैट इज मैक्सिमम एनर्जी 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर, और E2 हो जाएगा हमारा मिनिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी, इट इज 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा 2 का स्क्वायर। E1 था इसलिए ओमेगा 1, E2 था इसलिए ओमेगा 2। ये दो फॉर्मूला होता है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी में, जो E की वैल्यू होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आगे काम आएगा, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। इसमें I क्या है, I है हमारा मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम I को mk स्क्वायर से लिखते हैं, वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। और ओमेगा क्या है, ओमेगा है आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, ठीक है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। तो ये था हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का मेन फॉर्मूला। तो आप यहाँ से हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकलता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी E1 माइनस E2 अपॉन वर्क डन पर साइकिल, ठीक है। और वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास काफी सारे फॉर्मूला होता है। जो पहला फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, जो हमारा वर्क डन पर साइकिल का जो फॉर्मूला है, तो ये जो हमारा पहले निकला, इसको ये क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, CE, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी।
और ऊपर जो था फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। नाउ वर्क डन पर साइकिल का फॉर्मूला होता है टॉर्क मीन टॉर्क इनटू थीटा। क्लियर है, मीन टॉर्क इनटू थीटा, वेयर द टी मीन की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी दैट इज टॉर्क। टी मीन जो है यहाँ पे क्या है, मीन टॉर्क। क्लियर है, और जो थीटा है, थीटा की दो वैल्यू आप अपने से रख सकते हो। एक होता है थीटा की वैल्यू आप 2 पाई रख सकते हो, एक थीटा की वैल्यू 4 पाई। 2 पाई रखते हैं गाइस 2 स्ट्रोक के लिए, ठीक है, 2 पाई रखते हैं हम 2 स्ट्रोक इंजन के लिए यूज करते हैं जनरली। और 4 पाई जो है हमारा वो होता है 4 पाई, आप थीटा की जगह 4 पाई रखना जब आप 4 स्ट्रोक इंजन यूज करो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, थीटा की वैल्यू अपने से आप रख सकते हो 2 पाई जो है, थीटा 2 पाई जब रखोगे मतलब 2 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हो, और थीटा की जगह अगर 4 पाई आप रखते हो तो आप 4 स्ट्रोक इंजन की बात करो। तो गाइस एक तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया वर्क डन निकालने का, ठीक है, और जो टी मीन दैट इज द टॉर्क मीन। अब जो टी मीन की जो वैल्यू है गाइस यहाँ पे, टॉर्क मीन गाइस आप इस तरीके से निकाल सकते हो। टी मीन का फॉर्मूला जो टॉर्क होता है गाइस, आप ये फॉर्मूला आपके जहन में हमेशा रहता है। कौन सा फॉर्मूला, इट इज पावर इज इक्वल टू 2 पाई nt अपॉन 60। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं पावर इज इक्वल टू 2 पाई nt अपॉन 60, ठीक है। तो आप टी मीन क्या हो जाएगा, इसमें जो टी है टॉर्क, तो ये उल्टा कर दो तो इस तरीके से हो जाएगा। और 2 पाई n अपॉन 60 को ओमेगा बी, 2 पाई n अपॉन 60 को हम ओमेगा बी लिखते हैं, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया। नाउ वर्क डन पर साइकिल का एक और हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो जो फॉर्मूला है दैट इज p इंटू 60 अपॉन दिस, ठीक है, p इंटू 60 n। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। वेयर n की वैल्यू आप कैपिटल N रखोगे, n क्या है, आरपीएम ऑफ किस आरपीएम से रोटेट हो रहा है, ठीक है, n 2 स्ट्रोक के लिए। और n बाई, अगर n की वैल्यू आप n बाई 2 रख देते हो जब 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे होगे तो n बाई 2। ये दो मेथड है वर्क डन पर साइकिल निकालने का, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टर्निंग मूवमेंट, ठीक है, यही है फ्लाईव्हील, इसी पे डिपेंड करता है टर्निंग मूवमेंट डायग्राम पे। तो जो टर्निंग मूवमेंट डायग्राम हमें बताता क्या है वो बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप क्रैंक जब रोटेट होता है ये टर्निंग मूवमेंट है, यानी क्रैंक एफर्ट भी बोला जाता है, और दैट इज क्रैंक एंगल, ठीक है, थीटा जो था। तो ये एक डायग्राम जब उनके एनालिसिस करोगे कि किस तरीके से वर्क करता है और उसको उसके टर्निंग मूवमेंट का जो वैल्यूज आएंगे और क्रैंक एंगल की जो वैल्यूज होंगे, हर एक अलग अलग क्रैंक एंगल, जब 0 डिग्री पे क्रैंक एंगल होगा तो ये पोजीशन पे टर्निंग मूवमेंट होगा, 90 डिग्री पे टर्निंग मूवमेंट इतना चला जाएगा, 180 पे फिर कम हो जाएगा, 270 पे फिर चला जाएगा। इस तरीके से टर्निंग मूवमेंट डायग्राम बनता है। और यहाँ पे हम एक पॉइंट, दो पॉइंट को मार्क रखें, टी मैक्सिमम और टी मिनिमम, ठीक है। ये टी मैक्सिमम और टी मिनिमम क्या है, टी मैक्सिमम ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये जो स्ट्रोक, ये आउट स्ट्रोक या इन स्ट्रोक के टाइम पे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है दैट इज मीन रेजिस्टिंग टॉर्क एट दैट टी मीन, ये जो लाइन है यही लाइन पे ही, इसी लाइन पे इंजन को कांस्टेंट टॉर्क और कांस्टेंट स्पीड मिलता है, ठीक है। तो जब हमको टी मीन इसी लाइन पे कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट टॉर्क हमें मिल जा रहा है, तो ये ग्राफ हमारा ऊपर की ओर क्यों जा रहा है, क्या जरूरत है इसको ऊपर तक तरफ जानने का। तो गाइस ये ऊपर तरफ जा रहा इसलिए रहा है ताकि जो निगेटिव जो क्रैंक हो रहा है उसको मैनेज कर सके। गाइस अगर हमारा इस तरीके से जिस तरह ग्राफ आपको दिख रहा है, क्योंकि हमें जो पावर आउटपुट है, ठीक है, हमें पावर आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए पावर आउटपुट हमें इंजन से पावर आउटपुट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो हमारे इंजन कांस्टेंट यहाँ ऐसे ऐसे चलनी चाहिए, जो हमारा क्रैंक एंगल और इनके बीच टर्निंग मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से बना होना चाहिए। बट आप देखो कितना ज्यादा अप एंड डाउन यहाँ पे हमको दिख रहा है। क्लियर है, मतलब अगर टी टॉर्क, इंजन का टॉर्क अगर टी मीन से ज्यादा हो गया, तो टी मीन से देखिए ज्यादा हो गया इंजन का टॉर्क, तो क्या होगा, इंजन अचानक तेजी से चलने लगेगा, है ना। फिर इस तरीके से कम हो गया तो इंजन अचानक स्लो हो जाएगा। क्या आप ऐसी गाड़ी में बैठना चाहोगे जिसका एक्सीलरेटर दबाने पे कभी तेज और कभी एकदम स्लो, कभी तेज कभी एकदम स्लो हो जाता है, ऐसी गाड़ी आप चला पाओगे नहीं ना। तो आपको एक कांस्टेंट चाहिए ताकि गाड़ी आप अपने अकॉर्डिंग चला पाओ। तो उसी की भरपाई करने के लिए जो निगेटिव टॉर्क है, जो ये निगेटिव टॉर्क है और ये जो पॉजिटिव टॉर्क है, ये आपस में दोनों कैलिब्रेट करते हैं। जितना ये निगेटिव बनता है उतना पॉजिटिव भी बनता है, और ये पॉजिटिव टॉर्क क्या करता है, इस निगेटिव को मैनेज कर एक आपको सेंटर लाइन पे एक आपको रहने के बनाए रखता है, जिससे आपको कांस्टेंट टॉर्क और कांस्टेंट स्पीड आपको मिलती है आपके इंजन की, जिससे वाइब्रेशन कम होता है और आपकी इंजन स्मूथली वर्क करता है। तो अगर ये जो पॉजिटिव अगर नहीं रहा, ये जो पॉजिटिव टॉर्क अगर नहीं रहा, तो क्या दिक्कत होगा इससे,
इससे सिर्फ आपकी इंजन जो है बहुत स्लो वर्क करेगा, और अगर ये स्लो नहीं रहा तो आपकी इंजन एकदम पॉजिटिव ही भागता है। इन दोनों को रहना जरूरी है, और यही दोनों आपस में कैलिब्रेट करके एक स्मूथ लाइन इस लाइन पे एक कर्व प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हमारी इंजन स्मूथ चलता है। तो यही मेन था टर्निंग मूवमेंट, जिसको हम क्रैंक एफर्ट भी कहते हैं, और क्रैंक एंगल के बीच का मतलब। अब ये पॉजिटिव स्लोप और ये निगेटिव स्लोप कहाँ बनता है, आप बहुत अच्छी तरीके से इस फिगर को देखकर कर सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, जो टी है, टी मैक्सिमम माइनस टी मीन को करेंगे तो पॉजिटिव टॉर्क मिल रहा है, मतलब इसका हो रहा है फ्लाई व्हील एक्सेलरेट कर रहा है। जो फ्लाई व्हील है हमारा, फ्लाई व्हील एक्सेलरेट पावर को क्या कर रहा है, पॉजिटिव पावर जो है फ्लाई व्हील उसको स्टोर कर ले रहा है। और टी माइनस टी मीन जब निगेटिव हो रहा है, टी माइनस टी मीन जब निगेटिव हो रहा है, तो निगेटिव जब आपकी इंजन स्लो काम करेगा तो फ्लाई व्हील जो पॉजिटिव जो ऊपर ये जो ग्राफ ऊपर की ओर गया था, ये जो पॉजिटिव ग्राफ है, ये क्या, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है इंजन की, इसको क्या करता है, फ्लाई व्हील स्टोर अपने अंदर कर लेता है। तो फिर जब इंजन की स्पीड निगेटिव जाता है ना, तो इस निगेटिव को मैनेज करने के लिए क्या करता है, फ्लाई व्हील अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी जो स्टोर कर रखा है वापस यहाँ भेजता है, जिसके कारण इंजन इस लाइन पे ही कांस्टेंट रह जाती है। इससे आपको कांस्टेंट टॉर्क एंड स्पीड मिलता है फ्लाई व्हील की हेल्प से। इस पॉजिटिव एनर्जी को फ्लाई व्हील एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब इंजन नेगेटिव वर्क करता है तब वही पॉजिटिव एनर्जी इंजन को देता है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर एक आपको इस लाइन के अकॉर्डिंग कर्व प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आपको दिख गया टी माइनस टी मीन अगर पॉजिटिव है मतलब फ्लाई व्हील एक्सेलरेट करता है, टी माइनस टी मीन अगर निगेटिव है मतलब फ्लाई व्हील रिटार्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये जरूरी है। वैसे ही 4 स्ट्रोक का भी बनता है। 4 स्ट्रोक का देखोगे अगर टर्निंग मूवमेंट डायग्राम और क्रैंक, तो 4 स्ट्रोक में सक्शन की वर्क, सक्शन जब होगा तो निगेटिव बनेगा, जाहिर सी बात है, सक्शन हो रहा है मतलब बाहर की हवा अंदर खींच रहा है तो निगेटिव कर्व बना, है ना। कंप्रेशन जब हो रहा है फिर निगेटिव, एंड देन एक हाई आपको पॉजिटिव ऊपर की ओर दिख रहा है, उसके बाद फिर इस तरीके से छोटे छोटे निगेटिव पॉजिटिव। और टी मैन की जो वैल्यू, आपकी इंजन जो है इस लाइन पे काम कर रही है, आपकी इंजन स्मूथ इस लाइन पे काम करेगी। और आप अपना ग्राफ देखोगे 4 स्ट्रोक का, तो इस लाइन पे कोई है ही नहीं, इस लाइन से देखो कितना ज्यादा नीचे आपकी कर्व बन रहे हैं। तो फिर हमें ये इस लाइन पे कर्व चाहिए, वो भी कांस्टेंट कर्व चाहिए, तो फिर कैसे मिलेगा। तो ये जो आपको यहाँ पे 4 स्ट्रोक में ये इतना बड़ा सा पॉजिटिव ये लूप दिख रहा है, ये जो पॉजिटिव लूप है ये क्या करता है, इसी पॉजिटिव एनर्जी को हमारा फ्लाई व्हील स्टोर कर लेता है। और जब इंजन हमारा इस तरीके के निगेटिव वाले जो नीचे लूप जब मिलता है, तो जो पॉजिटिव एनर्जी फ्लाई व्हील स्टोर किया रहता है वो इंजन को प्रोवाइड करता है, और ये जो निगेटिव ग्राफ है और पॉजिटिव जो एनर्जी है दोनों मिलकर एक इस जो टी मीन लाइन पे हमें एक कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट टॉर्क और स्पीड प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है, इस तरीके से हमारा काम करता है फ्लाई व्हील। क्लियर हो गया, इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत ही नहीं है। ओके, नाउ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मैं आपको पढ़ा ही दिया, क्या होता है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी भी बताया, E1 माइनस E2 अपॉन वर्क डन पर साइकिल, है ना। क्या होता है इसका, अगर नंबर में देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपॉन वर्क डन पर साइकिल। ठीक है, इस तरीके से हम चीजें निकाले थे। आगे बढ़ते हैं। फ्लाई व्हील, flywheel is a machine member which control the speed variation caused by the fluctuation of engine turning movement during each cycle of operation. Okay, तो flywheel does not maintain a constant speed, याद रखना flywheel it does not maintain a constant speed but only prevent fluctuation of energy। जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जी हो रही थी, जो आपको दिख रहा था टर्निंग मूवमेंट और क्रैंक में, उस पॉजिटिव और नेगेटिव को जो फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा हो रहा है उसको कम करता है, और उसको कम करने से ऑटोमेटिक क्या होता है, स्पीड और टॉर्क जो इंजन की है वो कांस्टेंट होने लगती है। तो फ्लैक्चुएट, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि फ्लाई व्हील स्पीड को कांस्टेंट करता है, फ्लाई व्हील ओनली प्रिवेंट फ्लैक्चुएशन। ठीक है, और इस तरीके का आप देख सकते हो फ्लाई व्हील, अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट व्हेन द फ्लाई व्हील एब्जॉर्ब एनर्जी इट स्पीड इंक्रीजेस एंड व्हेन इट रिलीज एनर्जी इट स्पीड डिक्रीजेस। तो आप फ्लाई व्हील देखोगे इस तरीके का होता है। फ्लाई व्हील भी हम कोशिश करते हैं पूरी फ्लाई व्हील की जो मैक्सिमम मास है, 2/3 से ज्यादा जो मास है उसको हम एंड पे रखते हैं। ठीक है, पूरे फ्लाई व्हील की जो मैक्सिमम मासेस जो होती हैं उसको एंड पे रखते हैं और सेंटर में मास कम होता है, जिसके वजह से फ्लाई व्हील हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर लेता है। अब ऐसा हम क्यों करते हैं हम ये आगे जरूर देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फ्लाई व्हील, स्टीम इंजन से रिलेटेड गाइस हर जगह हम यूज करते हैं, स्विंग मशीन, पंचिंग प्रेस, हर जगह हम फ्लाई व्हील का यूज करते हैं।
ठीक है। अब फ्लैक्चुएशन ऑफ स्पीड, हमने ऊपर फ्लैक्चुएशन ऑफ एनर्जी देखा, नाउ अब हम देखेंगे फ्लैक्चुएशन ऑफ स्पीड। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग अ साइकिल इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लैक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये बहुत, तो फ्लैक्चुएशन ऑफ स्पीड n1 माइनस n2 इन आरपीएम के टर्म में, ठीक है, और एंगुलर स्पीड के टर्म में हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिखते हैं। इसी तरह वेलोसिटी के टर्म में v1 माइनस v2 लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं। तो n ये आपको याद रखना है, वेयर n1 n2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, दिस। नाउ ये तो हमने पढ़ा फ्लैक्चुएशन ऑफ स्पीड। नाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्लैक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लैक्चुएशन ऑफ स्पीड this upon mean speed is called coefficient of fluctuation of speed। तो cs से डिनोट करते हैं हम फ्लक्चुएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को, और n1 माइनस n2 अपॉन n होता है। n1 माइनस n2 क्या है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, अपॉन n मतलब n मीन। तो n जो मीन है इसकी वैल्यू होती है n1 प्लस n2, और जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की फॉर्मूला आ जाएगा 2 n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये, और इसी तरह इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड आप ओमेगा के टर्म में लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड v के टर्म्स में भी आप इस सब को लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी कोफिशिएंट ऑफ सी एस की जो वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, अगर इसका रेसिप्रोकल कर देते, द रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टीडनेस। m से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टीडनेस को, और ये सी एस का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर ये फॉर्मूला हमारा n अपॉन n माइनस n2 बन जाएगा। ठीक है, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, क्योंकि आगे गाइस एक क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि स्टीडनेस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टीडनेस का फॉर्मूला, और नीचे ऑप्शन दिया रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n1 प्लस n2 अपॉन 2 n1 माइनस n2, है ना, क्योंकि n की n जो है ये क्या है, n मीन है, और इसकी वैल्यू क्या होती है n1 प्लस n2 अपॉन 2। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से। अगला जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ फ्लाईव्हील। अब फ्लाईव्हील में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो डिपेंड करता है फ्लाईव्हील के शेप पे। ठीक है, सबसे पहले गाइस हम लोग जब स्टार्टिंग में फ्लाईव्हील बनाना चालू किए थे तो हम एक डिस्क ले लिए थे, ऐसा सर्कुलर डिस्क ले लिए, और उसमें हमने उसको एक बार रोटेट किया और देखा कि भाई इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो वो एनर्जी का फॉर्मूला हमें निकालना है कि भाई किसी भी फ्लाईव्हील में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, वो कैसे निकलेगा वो अभी हम निकालना बताएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्क टाइप का फ्लाईव्हील लिए और उसको देखे भाई कितनी एनर्जी, उसके बाद हम रिम टाइप का फ्लाईव्हील लिए, इस तरीके का फ्लाईव्हील, रिम टाइप का फ्लाईव्हील लिए। ठीक है, चक्के रिम होता है ना, रिम टाइप का फ्लाईव्हील लिए, और हमने देखा उसमें, तो हमने रिम टाइप में देखा कि उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रहा है, क्योंकि क्या किया हमने, जो भी मास थे पूरा मास सेंटर पे ना, इसमें पूरा मास फैला हुआ है, यहाँ पे मास को क्या किया हमने लास्ट एंड पॉइंट पे फ्लाईव्हील के रख दिया सारे मासेस को। और भी अलग अलग टाइप के डिजाइन के फ्लाईव्हील बनाते गए और नए नए हमें मैक्सिमम एनर्जी वाली फ्लाईव्हील मिलती गई। ठीक है, ओके। नाउ फ्लाईव्हील, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील। ठीक है, तो जैसे कि बता रहा था आपको, अलग अलग रिम हमने लिया, और अलग अलग जब रिम हम लेते हैं तो अलग अलग हमें एनर्जी भी देखने को मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्लाईव्हील की एनर्जी डेल ई इज इक्वल टू, इन फ्लाईव्हील एनर्जी इज मैक्सिमम एनर्जी अपॉन माइनस मिनिमम एनर्जी। ठीक है, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, और ई मैक्सिमम का फॉर्मूला 1/2 आई ओमेगा ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस 1/2, ये आई है, ठीक है, 1/2 आई ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से 1/2 आई कॉमन ले लेंगे हम, 1/2 आई हम कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम का माइनस ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा, जो है ना इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिनिमम, ओमेगा मैक्स माइनस मिनिमम, दो तरीके लिख सकते हैं, ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिनिमम, और ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा, इस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये देखो, अगर ये ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिनिमम है और ये 2 को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, मीन का, ओमेगा मीन का, ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मीन, ओमेगा मिनिमम अपॉन 2 बन जाएगा हमारा ओमेगा मीन। तो ये हमारा, ये 2 को जब हम उधर भेज देंगे तब, ठीक है, तो ये लिख दूंगा इसको ओमेगा मीन, ओमेगा मीन। ठीक है, दिस इज ओमेगा मीन।
ना ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिनिमम, ये है। तो देखिए जैसे हम एन मीन को लिखते थे ना n1 प्लस n2 अपॉन 2, उसी तरह ओमेगा मीन को भी हम लिख सकते हैं ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिनिमम अपॉन 2 को। ओके, तो यहाँ से देखो आई, अब इस ओमेगा मीन जो है, ये देखिए ये माइनस में टर्म, ये पूरा ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मीन ओमेगा मिनिमम इज इक्वल इनटू ओमेगा मीन। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मीन मिनिमम अपॉन ओमेगा मीन, ओमेगा मीन ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा मीन ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिनिमम अपॉन ओमेगा मीन, ये बन जाएगा हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो आई और इसको लिख सकते हैं सी एस, और इधर लिख सकते हैं ओमेगा मीन का स्क्वायर मिनिमम का, ठीक है, सॉरी ओमेगा मीन नॉट मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम इज डिफरेंट, मीन इज डिफरेंट। तो यहाँ से जो हमारे फ्लाई व्हील की एनर्जी का जो फॉर्मूला निकलता है, फ्लाई व्हील का एनर्जी, और आई क्या होता है एम के स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, तो आई की जगह पे हम एम के स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर और ओमेगा मीन स्क्वायर इंटू सी एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और यही जो फॉर्मूला है गाइज, ये हमारा फ्लाई व्हील की एनर्जी, फ्लाई व्हील में कितनी एनर्जी स्टोर है वो, ठीक है। वेयर के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, एम है मास ऑफ फ्लाई व्हील, ओमेगा मीन एंगुलर मीन वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, सी एस फ्लक्चुएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्पीड। अब जो के है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, के की वैल्यू आप आर रख देना, आर मतलब रेडियस, जो जो भी व्हील लोगे, तो ये रिंग, अगर रिंग टाइप रिंग, एक मिनट, तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू, जो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू अगर आप आर लोगे, अगर आपका जो फ्लाई व्हील है रिंग टाइप का, यानी रिम टाइप का फ्लाई व्हील है, तो आर रखोगे रेडियस ऑफ गायरेशन की जगह पे, और डिस्क टाइप का है तो आर बाई रूट 2 रखोगे के की वैल्यू। ओके, नाउ आगे ये हो गया अपना मेन फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस भी दे दिया जाता है, इसी फॉर्मूले को अलग टाइप से लिख भी सकते हैं अपन, ठीक है। और उसके लिए फॉर्मूला देखिए, जैसे जैसे ये क्वेश्चन देखिए, डेल ई किसका, फ्लाई व्हील की एनर्जी पूछ रहा है, और इनमें से कौन सा होगा, फ्लाई व्हील की एनर्जी इनमें से कौन सा होगा, 4 3 2 1 ऑप्शन। तो देखिए डेल ई इज इक्वल टू आई ओमेगा मीन स्क्वायर माइनस सी एस, अभी हमने देखा आई को एम के स्क्वायर अपन ओमेगा लिख सकते हैं, के की वैल्यू अगर रिंग टाइप का आपका है तो के की वैल्यू आर, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा एम, दैट इज ये फॉर्मूला बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा मीन का स्क्वायर माइनस सी एस, ठीक है। और आर स्क्वायर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो इसको रख सकते हैं एम वी स्क्वायर सी एस। तो ये ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन 2 आपका सही है, ये आई, सॉरी ये आई की जगह एम कर दीजिए। अब ये जो ऑप्शन दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, ये फॉर्मूला, तो आप देखा कैसे इस फॉर्मूले को हमने, ये वाला जो ई का फॉर्मूला है, इसको इस तरीके में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से भी फॉर्मूला को लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ रिलेशन, रिलेशन ऑफ सी एस एंड सी, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, दोनों के बीच में रिलेशन। इन दोनों के बीच में रिलेशन ये होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। याद रखना, बस ये काम आएगा आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो फाइनली गाइस, हम सारे थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर चुके हैं, और वीडियो में थोड़ा सा कहीं कहीं डबिंग किया हूँ, हो सकता है आपको थोड़ी सी क्वालिटी में कमी आ रही हो इसमें, बट मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो आपको ठीक ठाक मिले। तो गाइज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल लगाना, जो भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मतलब जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं जूनियर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैं आपको, मेरे पास 30 से 40 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी स्पीड से काम करेंगे क्योंकि सेकंड लेक्चर भी मुझे रिकॉर्ड करना है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, force for a slider crank mechanism the velocity and the acceleration of piston at inner dead center will be। सबसे पहले समझिए इनर डेड सेंटर भाई क्या है, पता होगा यार, क्या बताऊं। देखिए 3 पोजीशन बताया था पिस्टन का, एक पोजीशन मैंने पिस्टन का आपको बताया था बी पोजीशन पिस्टन का, पिस्टन एक बार यहाँ पे होता है बी पोजीशन पे, पिस्टन फिर जब आगे की ओर जाएगा तो B1, और पिस्टन जब पीछे की ओर आएगा तो B2, है ना। और ये इधर कहीं क्रैंक लगा हुआ है, ये क्रैंक लगा हुआ है।
तो जब बी पॉइंट पे होगा तो क्रैंक हमारा इस तरीके से जैसा दिख रहा है इस तरीके से होगा। जब हमारा B1 पे चला जाएगा, पिस्टन B1 पे चला जाएगा तो क्रैंक जो है हमारा इस तरीके से हो जाएगा। क्रैंक हमारा जब ऐसा होगा तब, और जब हमारा B2 पे आएगा, पिस्टन B2 पे आएगा तब हमारा जो क्रैंक होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो जनरली ये हमारा B1 जो है ये आउटर है, आउटर डेड सेंटर, ये हमारा इनर डेड सेंटर, जब पिस्टन हमारा यहाँ होगा। पिस्टन जब हमारा B2 पे होगा तो क्रैंक हमारा इस तरीके का होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से 180 डिग्री बना रहा है। क्लियर है? अब जल्दी से वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन का फॉर्मूला आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n। थीटा कितना रखोगे? थीटा की वैल्यू 180, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब पुट करो साइन 180 डिग्री 0, इससे वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0। वैसे ही एक्सेलरेशन भी पूछा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की, तो 0 तो आ गया, इसका भी ऑप्शन 0, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन n। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से r ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n आएगा, विच इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। और ये वाला टर्म को जब आप इधर की ओर भेजोगे तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन जो है r ओमेगा से ज़्यादा ही होगा, तो एक्सेलरेशन r ओमेगा, तो ऑप्शन डी आप डायरेक्ट सही कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, 7.2 आसान है। क्रैंक रेडियस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज 10। क्रैंक का रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। इफ द क्रैंक रेडियस इंक्रीज होता है 12 मीटर पे इंक्रीज होता है, देन स्ट्रोक लेंथ विल इंक्रीज बाय कितना होगा भाई, जल्दी से बताइए। ये दिस इज नॉट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्रैंक का रेडियस जब 10 सेंटीमीटर होगा ना, तो जो स्ट्रोक होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रोक होगा उसका ट्वाइस होता है हमेशा। तो 2 इंटू 10 ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह जब क्रैंक का लेंथ इंक्रीज होकर 12 सेंटीमीटर हो रहा है तो स्ट्रोक कितना जगह ट्वाइस हो जाएगा, इसका मतलब 24 सेंटीमीटर। ओके, तो अब निकालना है आपको क्या, कितना इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन इंक्रीज। तो जो नया है कितना 24, एल न्यू माइनस पुराना वाला एल अपॉन दिस इंटू 100 से करोगे तो आपका स्ट्रोक निकल जाएगा। नया स्ट्रोक कितना आया 24, पुराना स्ट्रोक कितना था 20 अपॉन पुराना स्ट्रोक 20 इंटू 100, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर 20% आएगा। बी आंसर आप सही कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द गवर्नर क्या करता है। सबसे पहले इनर्शियल फोर्स डी एल एम्बिट को करता है। गवर्नर क्या करता है, फ्लाईव्हील क्या करता है, फ्लाईव्हील हमारा यहाँ पे फ्लाईव्हील काम करता है टर्निंग मूवमेंट। गवर्नर क्या करता है, गवर्नर स्पीड को कंट्रोल करता है। और क्रिटिकल स्पीड क्या होगा, ब्रांकली मेथड। तो ऑप्शन जो डी है 4 2 1 3 ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील ड्यूरिंग अ साइकिल आर n1 एंड n2 rpm। द कोफिशिएंट ऑफ स्टीडनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्टीडनेस क्या होता है भाई, सबसे पहले हम स्पीड की बात, सी एस कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का फॉर्मूला आता है 2 n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2, यही होता है ना। स्टीडनेस क्या होता है, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा। तो इसको उल्टा कर दीजिए, फॉर्मूला कौन सा सही हो जाएगा, दिस ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब पावर ट्रांसमिटिंग बाय सर्कुलर शाफ्ट रोटेटिंग शाफ्ट, जनरल बचपन से हम शाफ्ट जो चैप्टर पढ़ते थे डायनेमिक ऑफ मशीन में, एक फॉर्मूला तो हमारे अंदर बसा रहता है, पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60। यह फॉर्मूला हमारे अंदर है, जैसे F इज इक्वल टू एम ए हमारे अंदर होता है ना कुछ फॉर्मूला, वैसे ही पावर का भी फॉर्मूला 2 पाई एन टी अपॉन 60 हमारे अंदर ही रहता है। तो यहाँ पे टॉर्क, दिस इज टी इज टॉर्क, एन इज द आरपीएम, इस तरीके से। तो पावर ट्रांसमिटेड 2 पाई एन टी अपॉन 60, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द मैकेनिज्म इन विच द कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज टू कंसीडर। कोरोलिस कंपोनेंट हम क्विक रिटर्न जो मैकेनिज्म है उसमें हम निकालते हैं। पिछला चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे कोरोलिस कंपोनेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर, उसी से आता है, इसमें एक्सेलरेशन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ठीक है, now the turning moment T delivered by the flywheel head with respect to its angular displacement is given by the इतना टर्निंग मूवमेंट T की वैल्यू दी हुई है इतना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ थीटा, तो इनकी थीटा की वैल्यू क्या होगी, विच डिलीवर्ड टॉर्क इज इक्वल टू मीन टॉर्क। थीटा की वैल्यू ऐसा रखो यहाँ पे कि जो टर्निंग मूवमेंट का T है
ये मीन टॉर्क के बराबर आ जाए। ठीक है, तो देखो वर्क डन पर साइकिल अपन ने पढ़ा था, दैट इज टी मीन इंटू थीटा, यही टी मीन की बात कर रहा है, इंटू थीटा। ओके, और टी इसमें से क्या है, टी मीन टी एम और ये 2 पाई, तो यहाँ से 2 स्ट्रोक है तो 2 पाई मैंने इस तरीके फॉर्मूला लिख दिया टी डी एस, तो यही टी मीन ये 2 पाई जो 1/2 पाई हो जाएगा, 0 से 2 पाई तक जनरली होता है। ds यहाँ टी डॉट डी एस डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, क्वेश्चन देखिए टी की वैल्यू दिया कितना, 14,000 प्लस 7,000 साइन थीटा, 14,000 प्लस 7,000 साइन थीटा। ठीक है, तो इसको अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे डायरेक्ट वैल्यू इसका। तो हमने क्या किया गाइस, अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट के केस में रहता है, अभी एंगुलर चेंजेस तो टर्निंग मूवमेंट मतलब एंगुलर तो ds को d थीटा में चेंज कर दिया, और जो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट t है, ये ट्विस्टिंग मूवमेंट t है, इसका वैल्यू ये जो एक फॉर्मूला है tm इज इक्वल टू 2 पाई 0 से 2 पाई t डॉट ds, एक नया फॉर्मूला है, आप याद रखना ये फॉर्मूला टॉर्क t मीन का भी होता है। 4 स्ट्रोक के लिए 4 पाई हो जाता है, 2 स्ट्रोक के लिए 2 पाई, 2 पाई 0 से 2 पाई टी थीटा, टी की वैल्यू 14,000 प्लस 7,000 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो 1/2 पाई और इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे तो 14,000 ये हो जाएगा 14,000 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई 14,000 थीटा माइनस 7,000 साइन थीटा था तो कॉस थीटा हो गया, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई तो पहले 2 पाई थीटा की जगह 2 पाई पुट करो तो 14,000 थीटा की जगह 2 पाई आ गया, माइनस 7,000 कॉस 2 पाई ब्रैकेट माइनस, अब जीरो पुट करो, 14,000 इंटू जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा माइनस कॉस जीरो। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो 14,000 न्यूटन मीटर आपका आंसर आएगा। तो जो टी मीन की वैल्यू है, टी मीन की जो वैल्यू है वो 14,000 है, और जब आपका टॉर्क ट्विस्टिंग मूवमेंट की जो वैल्यू था वो था 14,000 प्लस 7,000 साइन थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू क्या, ये पूरा टर्म अगर जीरो हो जाए तो जो टी ट्विस्टिंग मूवमेंट था और मीन टॉर्क था दोनों 14,000 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू जीरो कर देते हैं, तो थीटा की वैल्यू जीरो पे, थीटा की वैल्यू जीरो पे, थीटा की वैल्यू 180 और थीटा की वैल्यू 360 पे, ये पूरा का टर्म जीरो हो जाएगा और ये टी जो है टी मीन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से जो हमारा आंसर आता है दैट इज 0, 180 और 360 डिग्री। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ फ्लाई व्हील इन एन आईसी इंजन, क्या करता है जल्दी से बताइए इसका आंसर। पर्पस ऑफ फ्लाई व्हील, डायरेक्ट एक ही बार में आंसर यहाँ पे मार दो, टू कीप द आउटपुट पावर कांस्टेंट एट अ क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, टू कीप द आउटपुट पावर कांस्टेंट। ठीक है, यही तो काम करता है हमारा। नाउ अगला देखते हैं गाइस, अगला जो क्वेश्चंस हैं इन ये क्वेश्चन जो है गाइस, ये क्वेश्चन में नेक्स्ट जब वाइब्रेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब ये वाइब्रेशन जो चैप्टर है उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी जो है वाइब्रेशन के चैप्टर से ये क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक और रैपिडली, ये भी हमारा उसका है बैलेंसिंग चैप्टर का। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टार्टिंग ऑफ लोकोमोटिव, ये भी हमारा बैलेंसिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। क्रिटिकल स्पीड डिपेंड्स ऑन स्टिफनेस पे डिपेंड करता है, आंसर याद रखना, बट ये इस चैप्टर का नहीं है। फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील, फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील क्या करता है, टू स्टोर एनर्जी फॉर पीरियड ऑफ फेलियर ऑफ मेन सप्लाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। यस, द फंक्शन ऑफ अ फ्लाई व्हील इज टू स्टोर एनर्जी फॉर अ पीरियड ऑफ फेलियर ऑफ मेन सप्लाई। ठीक है, अगला इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन प्राइमरी फोर्सेस विल बी पार्शियली बैलेंस्ड। ठीक है, ये भी हमारा जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग का, जब वो चैप्टर हम पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चंस लगाएंगे। क्रिटिकल डैम्पिंग, ये भी हम तभी लगाएंगे। रोटेटिंग शाफ्ट वाइब्रेट, ये भी उस व्हीलिंग शाफ्ट वाले चैप्टर का है, ये भी उसी का है। डायरेक्ट इस पे आते हैं। नाउ व्हेन अ शेकिंग फोर्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्प्रिंग डैम्पिंग, ये भी नहीं करने अभी। सेकेंडरी फोर्स एंड रेसिप्रोकेटिंग मास इंजन फ्रेम, partial balancing locomotive में graph of turning, हाँ, the graph of turning movement diagram is drawn between crank effort and crank angle के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। the mass of flywheel of steam engine is, इतना मास दे रखा गया है, मास दिया गया हुआ है, तो इसको देखिए मास 320 के की वैल्यू और टी की वैल्यू दे रखी गई है, रेडियस ऑफ गायरेशन के, और टॉर्क दिया है 4,500 न्यूटन। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकाली मतलब अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं टी इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आई जो होता है एम के स्क्वायर होता है, एम की वैल्यू दे रखी गई है 3250 इंटू के की वैल्यू 1, तो यहाँ से सॉल्व 1 का इसका इट इज 3250। ठीक है, 3250
3250 आ गया। आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और टी का वैल्यू आपका दे रखा है कितना 4500 और 4 यहाँ पर इससे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट दैट इज दिस अपॉन, ओके, तो 1.38 के आसपास आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग फ्लक्चुएशन इन एन इंजन, इंजन का फ्लक्चुएशन, फ्लाईव्हील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, विच टर्म डिफाइन द फ्लक्चुएशन स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड के टर्म में, एंगुलर स्पीड के टर्म में ये आंसर, ठीक है, एंगुलर स्पीड के टर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन टॉर्क। अपन पढ़े थे वर्क डन पर साइकिल का फॉर्मूला क्या निकला था, टी मीन इंटू थीटा पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन पर साइकिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन टॉर्क, पहला तो सही ही लग रहा है मेरे को। वर्क डन पर साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर टर्न, ठीक है, लेकिन यार इन दोनों पे डिपेंड करता है जनरली वर्क डन पर साइकिल। वर्क डन पर साइकिल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल, गलत, बोथ वर्क डन पर साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन टॉर्क एंड वर्क डन पर साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल टर्न इन वन रेवोल्यूशन। यही तो फॉर्मूला था हमारा वर्क डन पर साइकिल का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। The angular acceleration and the moment of inertia of the flywheel is 0.6 रेडियन, ठीक है। तो देखिए 0.6 रेडियन, ये क्या दिया हुआ, मोमेंट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू दी रखी गई है 0.6, ठीक है। 2500 केजी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई की वैल्यू दे रखी गई है 2500, ठीक है, आई की वैल्यू दे रखी गई है हमारे यहाँ पे, दैट इज आई इज इक्वल टू 2500 केजी मीटर स्क्वायर, ओके 2500। और व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आई, कॉमन ले लेते हैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी आई और ओमेगा के केस में, इस तरीके से। तो ओमेगा निकाल, आई की वैल्यू तो हमें पता है, ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकल जाए तो हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। तो बट टाइम 10 सेकंड पे, 10 सेकंड पे पूछा जा रहा है, आफ्टर 10 सेकंड ऑन फ्लाई व्हील आफ्टर 10 सेकंड, ठीक है। तो जनरली ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड की बात करते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टाइम, इस पे क्या करता है, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन टी। अगर आपको याद होगा तो अल्फा को क्या लिखते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो ओमेगा अल्फा इंटू टाइम लिख सकते हैं ना। तो अल्फा की वैल्यू 0.6, टाइम पूछा है 10 सेकेंड, सॉल्व, इससे हम जो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो निकलेगा 6 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और इसको आप जब यहाँ पे पुट करोगे ओमेगा की वैल्यू और आई की वैल्यू 2500 दिया हुआ, तो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 45, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द टर्म इन लीनियर स्पीड के टर्म में, ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर अ फ्लाई व्हील विच रिटार्डिंग, फ्लाई व्हील कब रिटार्ड करता है, जब टी माइनस टी मीन जीरो से निगेटिव होता है, मतलब जीरो से कम होता है निगेटिव के टर्म में, ठीक है, दिस ऑप्शन। Which of the following is used for controlling fluctuation flywheel? Option C. Which of the following not a function of flywheel? Store and release energy during, ये तो करता है। Reduce power capacity of electric motor, flywheel ये भी करता है। Reduce amplitude of speed ये भी करता है। Reduce engine speed, बिल्कुल नहीं, engine की speed reduce नहीं करता है flywheel, तो option D मार दो। Now next question, a turning movement diagram for a 4-stroke engine as shown in the given figure. This, इस क्वेश्चन में 4 स्ट्रोक की बात किया जा रहा है, तो T इंटू 4 स्ट्रोक की जगह हम 4 पाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो T इंटू 4 पाई इज इक्वल टू 1/2 TP इंटू थीटा, ठीक है, TP इंटू थीटा हो जाएगा। तो TM इंटू 4 पाई दैट इज 1/2 इंटू TP की वैल्यू दी हुई है, मीन टॉर्क दिया, मीन टॉर्क दे रखा गया 20 न्यूटन, ठीक है, मीन टॉर्क दे रखा गया, ये TM की वैल्यू दे रखी गई है, इसको ऐसे ही रख देते हैं TP इंटू थीटा, और मीन टॉर्क जो है इसकी जगह पे हम रख देते हैं 20 न्यूटन, तो यहाँ से टीपी की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर है। और थीटा की वैल्यू रखा गया है 2 पाई से 3 पाई, दैट इज 3 पाई माइनस 2 पाई, और यहाँ से टी मीन की वैल्यू दे रखा गया है, यहाँ से टीपी निकल जाएगा, टीपी टीएम की वैल्यू क्योंकि दे रखा गया है 20, ठीक है, तो टीपी निकल जाएगा हमारा। यहाँ से जो टीपी की वैल्यू आप निकालोगे, और निकालने के बाद जो आपका फाइनल आंसर, जो टीपी की सारी वैल्यू पुट करो, टीएम की वैल्यू पुट करो, और सारी वैल्यू निकालने के बाद टीपी का जो फाइनल आंसर आपका आने का है यहाँ पे आएगा 160, ठीक है। ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द इक्वेशन डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन क्या बताता है? इट इज पहला ऑप्शन मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इनटू स्पीड, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन प्लस मीन स्पीड, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन डिवाइडेड बाय मीन स्पीड, ये ऑप्शन सही लग रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन इंजन एज अ प्राइम मूवर मस्ट हैव बोथ फ्लाईव्हील एंड अ गवर्नर प्रोवाइड इन द सिस्टम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड, फॉर मिनिमाइजिंग द स्पीड फ्लक्चुएशन, फॉर मैक्सिमाइजिंग द स्पीड फ्लक्चुएशन, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, फॉर मिनिमाइजिंग द स्पीड फ्लक्चुएशन। ठीक है, अब देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क टाइप फ्लाईव्हील व्हेन कंपेयर टू द रिम टाइप फ्लाईव्हील? तो मैंने आपको बताया था, रिम टाइप का जो हमारा निकल के आता है, रिम टाइप की जगह पे की वैल्यू हम रखते हैं आर, और डिस्क टाइप में हम रखते हैं आर बाई रूट टू। और हम जानते हैं डायामीटर जो होता है वो क्या होता है? 2r होता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2r। इस r की जगह पे r इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 हो जाएगा। इस r की जगह पे अगर मैं d रखूं तो d बाई 2 रूट 2 हो जाएगा। तो व्हेन द, तो रिलेशन क्या बन रहा है हमारा? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क टाइप फ्लाईव्हील when compared to the rim type flywheel is 1 upon root 2 times sorry yes it is, इसका r है, इसका r बाई 1 रूट 2 है, तो 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ये ज्यादा है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 0.6 रेडियन पर सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू दे रखी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दे रखी है 25,000। व्हाट इज द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी फ्लाईव्हील व्हेन टाइम 5 सेकंड एंड 10 सेकंड? ये क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूं। 5 सेकंड का निकाल लीजिए पुट करके, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था 10 सेकंड के लिए, फिर आप 10 सेकंड का निकाल लीजिए काइनेटिक एनर्जी और दोनों को माइनस कर दीजिए, और माइनस करने पे आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा अप्रोक्सीमेट आपका दिस ए 33.75। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, द टॉर्क क्रैक एंगल डायग्राम इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डैश बाय द फ्लाईव्हील। टॉर्क क्रैंक एंगल डायग्राम किस लिए यूज करते हैं? क्या बताने के लिए? ठीक है, याद कीजिए जल्दी से, क्यों बनाते हैं वो डायग्राम? वो क्यों बता, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज के लिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्व कितना हो रहा है, अमाउंट ऑफ टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है, या अमाउंट ऑफ एंगल टर्न्ड, अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस, टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसी के लिए बनाएंगे भैया। ठीक है, तो इसका आंसर, एक मिनट, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है और अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ये दोनों, सॉरी ऊपर का जो दोनों ऑप्शन ए एंड बी, ये दोनों बताएगा, ये बताता है, ना कि हमें टॉर्क वगैरह बताता है। अगला क्वेश्चन, अ सॉलिड डिस्क टाइप फ्लाईव्हील हैज अ डायमीटर d विद रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड डिस्क। कितना अभी भी निकाला था हमने, अभी जो सॉल्व करा था उससे रिलेटेड, तो क्या निकलेगा हमारा? d रिलेशन। ठीक है, तो फाइनली दोनों का एक होता है d, किसका होता है? रिम टाइप का, और डिस्क टाइप का होता है d बाई रूट 2। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन निकल कर आता है, सी ऑप्शन इज योर राइट, d अपॉन 2 रूट 2 आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा आपका। आप देख सकते हो, आर रिंग टाइप के लिए और r बाई 2 डिस्क टाइप के लिए हम लिखते हैं, और हम जानते हैं डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज 2, डायमीटर इज इक्वल टू, एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो r हो जाता है d बाई 2। इस r की जगह जब पुट करेंगे तो d बाई 2 रूट 2, तो कितना डिफरेंस हो रहा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए अगला, द 7.939, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील विद आई की वैल्यू दे रखा गया 19.6, फ्लक्चुएशन एट स्पीड 40 आरपीएम से फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएशन स्पीड, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड दे रखा है 40 आरपीएम। फॉर द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी दे रखा गया है कितना? इतना। व्हाट इज द मीन स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील की मीन स्पीड? ओमेगा एम, ओमेगा मीन निकालना है। तो ओमेगा मीन होता है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 होता है ना, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, यही तो होता है ओमेगा मीन। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 दैट इज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, दैट इज 2 पाई n अपॉन 60। ओके, और जो 40 आरपीएम दिया यही n की वैल्यू है, ये जो हमारा n अपॉन 2 पाई n अपॉन 60 है, ये n की वैल्यू, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60 होता है, तो n की जो वैल्यू है कितना? 40 आरपीएम। जब 40 आरपीएम n की जगह आप पुट करोगे, n की जगह, तो आपका पूरा मिलाकर आंसर आ जाएगा 2 पाई n अपॉन 40 अपॉन 60। ठीक है, और ये जो वैल्यू इसको रहने दो, फ्लक्चुएट स्पीड आ गया, तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई 2 पाई इंटू 40 अपॉन 60। नाउ अब फॉर्मूला देखिए, मेन फॉर्मूला,
आपको याद होगा दैट इज 1/2 आई का एनर्जी से रिलेटेड पूछ रहा ना, 1/2 ये सॉल्व करते हैं एनर्जी फ्लक्चुएशन एनर्जी 1/2 आई ये लिखते थे इस तरीके से, और इसको क्या लिख सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1/2 आई की वैल्यू दी है 19.6, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो माइनस वाले का आया है 2 पाई इंटू 40/60, 2 पाई 40/60 ये माइनस वाले का, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 की जगह पे क्या रख देंगे, वही ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। क्लियर है। अब यहाँ पे फ्लक्चुएशन एनर्जी दे रखी है 2036, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 को यहीं रहने देंगे, बाकी सारे टर्म को इधर ट्रांसफर कर देंगे, और फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की जो वैल्यू है 2036 वहाँ यहाँ पर 2036 रख देंगे, और ये सारी वैल्यू को इसको यहीं रहने देंगे, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इस सबको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इससे हमारा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी, और इसका जो फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज आपका लगभग आप इस सब कर लीजिए 60 हो जाएगा, ऊपर 2 भी और नीचे हो जाएगा 2 पाई 40 इंटू 19.6 इंटू 40, ओके 40 सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 24.79 के आसपास। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ फ्लाईव्हील हैविंग I as a mass of movement of energy, omega AV is the average rotation speed KES and coefficient of fluctuation of speed this। ओके, तो KES की वैल्यू दे रखी है, KES को हम लोग यहाँ पे क्या है दैट इज दिस, और तो अपन कैसे निकालते थे, अपन जो प्रूफ कर डेरिवेशन जब इसका निकाल रहे थे तो किस तरीके से प्रूफ कर रहे थे, वही हमारा रखना है, और इसी जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ऑप्शन डी ये ज्यादा सही है, क्योंकि इस तरीके से देख सकते हैं आप, हमारा जो निकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकला था, एनर्जी का फॉर्मूला निकला था ना आई ओमेगा स्क्वायर मीन का इंटू सी एस, तो ये जो के ई एस यहाँ से लिखा जा रहा है ये क्या, यही तो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, और यहाँ सी एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, यही तो फॉर्मूला है हमारा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नाउ एक डिटरमाइन द रेशियो ऑफ ओमेगा मैक्स अपॉन ओमेगा मिनिमम, तो गाइस ये क्वेश्चन को अच्छे से ओमेगा मैक्स अपॉन ओमेगा मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशन की वैल्यू CF, तो CF होता है ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिनिमम अपॉन ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिनिमम अपॉन 2, तो 2 ऊपर चला जाता तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब करना क्या है गाइस, ओमेगा मिनिमम से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देना है, तो ओमेगा मिनिमम से इसको डिवाइड करते हैं, और इसको भी नीचे वाले को भी डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले को भी डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा ओमेगा मैक्स अपॉन ओमेगा मिनिमम -1, क्योंकि ओमेगा मिनिमम कट जाएगा -1 अपॉन, और ये ब्रैकेट में जो 2 है ये 2 वहां भी लिख देते हैं, अपॉन ओमेगा मैक्स अपॉन ओमेगा मिनिमम प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ओमेगा मैक्स अपॉन ओमेगा मिनिमम को अब मैं के रख देता हूँ, तो आसानी से, ताकि इतना बड़े बड़े लिखना ना पड़े, तो के -1 ब्रैकेट में 2 अपॉन के प्लस 1। ओके, अब इधर था हमारा CF, इस 2 को इधर भेज देते हैं, इस 2 को इधर भेज देंगे, ये 2 इधर आ गया, और इस टर्म को ऊपर भेज देते हैं, तो CF k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 k प्लस -1। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो हो जाएगा क्या हमारा यहाँ पे CFK प्लस CF प्लस 2k -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कॉमन लेते हैं इधर से, CFK -2k एक तरफ, 1 -1 माइनस CF इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं, तो CF -2 इज इक्वल टू -1 माइनस CF। ठीक है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस CF अपॉन CF -2। ओके, तो यहाँ पे हुआ है कुछ गड़बड़ी, देखिए 2 था, ये 2 होगा, ये 2, दिस इज 2, दिस इज ऑल्सो अ 2, this 2, this is also a 2 which is equal to आ जाएगा हमारा CF, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा CF प्लस 2, और ये जो ये था 2 प्लस CF 2 माइनस CF सॉरी, तो ये हमारा आ गया, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, डी, ऑप्शन डी जो है ये सबसे सही है इसका, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ से सही। ठीक है, ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये देखो ओमेगा मैक्स, ये भी क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड दे रखा है 0.04, इस बार दे रखा गया है, कैलकुलेट करना ओमेगा मैक्स और ओमेगा मिनिमम की वैल्यू, सेम प्रोसेस जैसे पहले था वैसे ही करेंगे, ये रेखा सेम प्रोसेस उसी तरह। ठीक है, अब क्या किया हमने यहाँ पे ओमेगा मैक्स
अपॉन इस तरीके से ये पूरा CF की वैल्यू लिखी, ओमेगा मिनिमम से डिवाइड करके, ये अभी हमने जस्ट किया था, तो K से डिनोट कर दिया, तो इस तरीके से। ओके, नाउ अब क्या किया, इस 0.04 अपॉन 2 एक तरफ हो गया और ये इधर कर दिया मैंने, एक तरफ इनको अलग कर दिया, तो ये इसको सॉल्व करोगे 0.02 हो जाएगा। तो यहाँ से k माइनस वन इज इक्वल टू k प्लस वन, 0.02 k प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस वन 0.2 k माइनस प्लस 1.02। तो यहाँ से हो जाएगा एक तरफ कर लेते हैं k वाले को, तो k माइनस 0.02 k विच इज इक्वल टू 1.02 प्लस वन। यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस 0.02 विच इज इक्वल टू 2.02। अब इनको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 2.02 और ये जो आएगा माइनस होगा, इट इज 1 माइनस 0.02। इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट 1.05 के, तो ऑप्शन बी आपका हो जाता है सही। तो फाइनली गाइस डबिंग हो गया, मैं डबिंग ही कर रहा था, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका था, प्रॉब्लम आ गई थी इसमें, साउंड में प्रॉब्लम आ गई तो उसके चक्कर में फिर से मुझे करना पड़ा। तो कोशिश करता हूँ गाइस आपको ठीक ठाक लगा हो, नेक्स्ट वीडियो इसमें कोशिश करूंगा सही दूं। ये वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, उसके बाद ऐसी मिस्टेक होती है तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो गाइज आशा करता हूँ ये जो पूरा लेक्चर था हमारा फ्लाई व्हील पे और टर्निंग मूवमेंट पे आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम गवर्नर पढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नर के बाद हमारा जो होगा वाइब्रेशन और एक बैलेंसिंग, 3 चैप्टर बचेगा और थ्योरी ऑफ मशीन हमारा हो जाएगा यहाँ पे फुली खत्म। उसके बाद हम सोम स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।